नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान पूरा हो गया। वैसे तो 80% से ऊपर मतदान प्रतिशत इस राज्य के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी मतदाताओं के हौसले की तो दाद देनी होगी, जो इस लोकतंत्र में सबसे खास है। लेकिन एक चीज आज के मतदान में और थी, जो नई नहीं थी, वो थी शिकायतें। डालेंगे विस्तार से इस पर नजर अपने संवाददाताओं के साथ। लेकिन असली एक्शन दिखा दक्षिण के तमिलनाडु में, जहां राजनीति के दो सबसे बड़े दिग्गजों ने अपना नामांकन आज दाखिल किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयललिता की और करुणानिधि की। ध्यान रखिए कि डीएमके नेता करुणानिधि 93 साल की उम्र में 13वीं बार चुनावी मैदान में है, तो वहीं सत्ताधारी एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता 8वीं बार। बहरहाल सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। की 49 सीटों पर हुआ 78% मतदान। चिलचिलाती गर्मी में उत्तर 24 परगना और हावड़ा में दिखा मतदान के लिए जोश। अभिनेत्री रूपा गांगुली सहित क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला, शारदा घोटाले में आरोपी मदन मित्रा, अरुणवा घोष और असीम दास गुप्ता का जनादेश ईवीएम में हुआ बंद। चुनाव के दौरान माकपा उम्मीदवार पर हमला। उत्तर दमदम के उम्मीदवार तन्मय भट्टाचार्य की कार पर हुआ पथराव, 3 लोग गिरफ्तार। रूपा गांगुली से भी बदसलूकी आरोप तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता पर। तमिलनाडु में शुरू हुआ चुनावी एक्शन। चेन्नई के आरके नगर विधानसभा सीट से जयललिता ने भरा पर्चा। 13वीं बार विधानसभा की चुनावी लड़ाई में करुणानिधि तिरुवरूर से दाखिल किया नामांकन। उधर एमडीएमके प्रमुख वाइको नहीं लड़ेंगे चुनाव। कोविलपट्टी से भरना था पर्चा, थेवर समुदाय ने किया था कड़ा विरोध। चुनाव आयोग से होगी अच्युतानंदन की शिकायत। माफी नहीं मांगने पर यूडीएफ नेता उमन चांडी करेंगे शिकायत। माकपा नेता ने चांडी के खिलाफ 31 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज होने की कही थी बात। और सबसे पहले बात करते हैं आज पश्चिम बंगाल के चौथे दौर की। और चौथे दौर की जिन 49 सीटों पर आज मतदान हुआ, देखते हैं क्या रहा मतदान प्रतिशत और लोगों ने किस उत्साह के साथ एक लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी की है। तो मतदान प्रतिशत शाम 5 बजे तक का रहा है 78% से ज्यादा, और यह आंकड़ा हम उम्मीद कर सकते हैं बढ़ेगा। जबकि इन्हीं 49 सीटों पर 2011 में 83.81% मतदान प्रतिशत रहा था और 2014 के लोकसभा चुनाव में 81.49%। यानी देखा जाए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 80% तक आंकड़ा बढ़ जाएगा। 5 बजे तक का आंकड़ा हमने आपको दिया 78% से ज्यादा का आंकड़ा। और पश्चिम बंगाल के 2 जिले उत्तर 24 परगना और हावड़ा की 49 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। गर्मी के बावजूद लोगों के बीच मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। उत्तर 24 परगना और हावड़ा की कुल 49 सीटों पर पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान हुआ। इसमें उत्तर 24 परगना की 33 और हावड़ा की 16 सीटों पर मतदान हुआ। बढ़ते तापमान और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद लोग कतारों में वोट डालने के लिए निकले। देख सकते हैं ये लंबी लंबी कतारें खुद कहानी बयां करती हैं कि जनतंत्र के इस महोत्सव में लोग कितने उत्साह से शिरकत कर रहे हैं। अनेक मुद्दे हैं लोगों के जहन में जो रख कर वो आते हैं मतदान करने के लिए। वोट डालता है तो कोई डेवलपमेंट होना चाहिए और जो पीपुल का सुरक्षित होना चाहिए। जो अभी तक जो इंडस्ट्री है, जो नौजवान है इधर पर, उसका नौकरी मिलेगा, वो भी हम लोग सब चाहता है। डेवलपमेंट तो हो गया और डेवलपमेंट होना चाहिए और वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री होना चाहिए। इधर बहुत बेकार युवक है। राज्य में चौथे चरण के इस मतदान में दोनों जिलों की 345 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। इनमें 40 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच युवाओं का उत्साह काफी दिखा। वाटर सप्लाई ठीक नहीं है, उसे भी ठीक करने की जरूरत है और सड़क को भी थोड़ा ठीक करना चाहिए। राज्य में पिछले चुनावी हिंसा को देखते हुए धारा 144 लागू की गई थी और 1 करोड़ 8 लाख मतदाताओं के लिए 12,500 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय बलों की 672 कंपनियों और राज्य के 22,000 सुरक्षा कर्मियों पर थी। कुल मिलाकर 90,000 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात थे। कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने के लिए दोनों जिलों में आईएएस रैंक के 5 पुलिस पर्यवेक्षकों के अलावा 1100 मोबाइल निगरानी दल तैनात किए गए।
कुमार आलोक के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल के मतदान के इस दौर में कई चर्चित चेहरे भी थे, जिनमें क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला, अभिनेत्री रह चुकी रूपा गांगुली और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे अमित मित्रा सहित कई बड़े नाम इसमें शामिल थे, जिनका जनादेश आज लोगों ने उस पर अपना जनादेश दे दिया, जो ईवीएम में कैद हो गया है। इन चेहरों पे नजर डालते हैं आज के दौर में मतदान में। अमित मित्रा जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री है, खारडाह टीएमसी की तरफ से आज इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। ब्रात्या बासु पश्चिम बंगाल सरकार में ये भी मंत्री हैं, दमदम सीट से ये मैदान में थे। और इसके अलावा हम नाम ले सकते हैं अरूप रॉय का, ये भी मंत्री हैं मौजूदा सरकार में और हावड़ा मध्य से ये चुनावी ताल ठोक रहे हैं टीएमसी की तरफ से। इसके अलावा बड़े नामों में शामिल है सुजीत बोस का नाम, जो महासचिव हैं पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के और विधाननगर सीट से चुनावी खम ठोक रहे हैं। मदन मित्रा, इनका नाम काफी चर्चा में रहा है, पूर्व मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार में कमरहट्टी सीट से, और ये जेल से ये चुनाव लड़ रहे थे। वैशाली डालमिया बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया उनकी बेटी हैं, ये बाली सीट से हैं, टीएमसी की टिकट पर ये मैदान में हैं। इसके अलावा हम नाम ले सकते हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला, क्रिकेटर हैं जाने माने, हावड़ा उत्तर से ये टीएमसी के टिकट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और हम नाम ले सकते हैं रूपा गांगुली का, हम जानते हैं इनको, ये जानी मानी अभिनेत्री, हावड़ा उत्तर से ही ये बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। और बड़े नामों में हम नाम शामिल कर सकते हैं मानस मुखर्जी, जो वरिष्ठ सीपीआईएम नेता हैं, कमरहट्टी सीट से हैं सीपीआईएमएल टिकट पर। और बड़े नामों में हम नाम ले सकते हैं अमिताभ दत्ता, पश्चिम बंगाल जेडीयू अध्यक्ष, हावड़ा मध्य सीट से जेडीयू की टिकट पर ये चौथे चरण के बड़े नाम हैं। और असीम दास गुप्ता, पूर्व मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार, सीपीएम की टिकट पर खारडाह सीट से चुनावी मैदान में हैं। और प्रतिमा दत्ता जगाच्छा पंचायत समिति डेमजोर लेफ्ट समर्थित ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और अब सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता अश्विनी मिश्र का, जो दिन भर जो है चुनाव गतिविधियों का जायजा लेते रहे हैं। अश्विनी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि करीब 180 के आसपास लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। हम जानते हैं कई जगह उम्मीदवारों पर पत्थरबाजी की घटना हुई है और इस तरह की घटनाएं सामने आई, लेकिन अगर आप जो पिछले दौर से अगर तुलना करें तो कैसा रहा मतदान आज का? ओम प्रकाश, अगर देखें तो पिछले दौर के मुकाबले जिसमें कि राजनीतिक हिंसा हुई थी चुनाव के दिन और चुनाव के बाद भी हिंसा हुई थी, और जिसमें कई लोगों की जान गई थी, तकरीबन एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी हिंसा के दिन, और 2 अन्य सीपीएम कार्यकर्ताओं की चुनाव बाद में हिंसा हुई थी। उसके कंपेरिजन में अगर देखें तो कंपेरेटिवली ये चुनाव अब ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराया गया और सभी एहतियाती कदम उठाए गए। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो शिकायतें मिली उन सब संदर्भ में और सब चीज़ें चल रही हैं। बावजूद इसके कमोबेश अगर देखें तो लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन की तरह से और निष्पक्ष मतदान भयमुक्त वातावरण में कराने का प्रयास तीसरे चरण के मुकाबले चौथे चरण में बेहतर हुआ है। तकरीबन 80% के आसपास ये मतदान हुआ है। आंकड़े अभी अनंतिम हैं, अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। अगर पिछले 2011 के चुनाव की बात करें तो तकरीबन जहां पर 24 परगना में जहां पर हूं, यहां पर 85% के आसपास मतदान हुआ था। अनंतिम आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 80%, 79 पॉइंट समथिंग उनका आंकड़ा है 5 बजे तक का उत्तरी 24 परगना का। बढ़ेगा निश्चित तौर से 83% के आसपास कर सकते हैं, लेकिन 1-2% का अगर मार्जिन आता है तो वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ भी अपने में लेके चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत में तो कोई कमी नहीं है। हिंसा में पिछले दौर के मुकाबले से देखें तो थोड़ी कमी है। आलोक, आपसे अगर जानना चाहें, ये दौर खासा महत्वपूर्ण टीएमसी के लिए, हम जानते हैं इन 49 सीटों में से पिछले बार के आंकड़े बताते हैं कि 43 सीट पर टीएमसी का कब्जा था। तो आपको लगता है कि ये हालात किस तरह से आज हम देख सकते हैं 5 सालों बाद, क्या हालात में कुछ बदलाव आए? कैसे आप देख रहे हैं आज के मतदान को? देखिए, मतदान भारी मतदान हुआ है। अगर हम हावड़ा की बात करें तो हावड़ा के जो विधानसभा क्षेत्र 16 विधानसभा क्षेत्र थे, तो लगभग मैंने 9 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और लंबी लंबी कतारें लगी थी। और ममता बनर्जी के लिए ये पूरा जो 49 जो सीट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सत्ता में आने के लिए या सत्ता से जाने के लिए ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है। इसके अलावा 30 तारीख का भी फेज़ है, वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ भी उन्होंने स्वीप किया था।
लेकिन अगर देखा जाए तो जो नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था, खासकर मैं सॉल्ट लेक की बात करूंगा, राजरहाट की बात करूंगा कि वहां पर काफी बड़े मात्रा पर धांधली हुआ था और रिगिंग हुई थी। लेकिन इस बार जब चुनाव आयोग की जो व्यवस्था थी वहां पर, और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से वहां इंतजाम किया था, इस बार वहां भी भारी पोल हुआ है, खासकर सॉल्ट लेक का जो एरिया आपका। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पूरे बंगाल का एक जो ट्रेडिशन रहा है कि 80% बहुत ही नॉर्मल होता है। बिल्कुल। और अभी जो आप बात कर रहे हैं 78.2%, ये 5 बजे का फिगर है। लेकिन हमें जो सूचना मिली है कि 6:30 और 6:45 या इवन 7 बजे तक मतदान हुआ है। तो जो फाइनल फिगर आएगा, तो फाइनल फिगर आने के बाद हम समझते हैं कि 84 जो पहले का है, 2011 का जो उनका आंकड़ा है, वो 84 से आगे रहेगा। जी, ऐसे में देखा जाए तो कई बड़े नाम इसमें शामिल थे इस दौर में। आलोक, आपसे ही जानना चाहूंगा, लेकिन एक नाम जो काफी उभर कर इसमें सामने आया, मदन मित्रा का नाम। हम जानते हैं कि वो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है जो शारदा जो पूरा मामला रहा है इस दौर में, क्या कोई अपनी भूमिका निभा सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो है कि ब्रिज जो कोलैप्स हुआ है, और ब्रिज जो विवेकानंद मार्ग में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, भले ही उसका ग्रामीण क्षेत्रों में कोई इसका इम्पैक्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन शहरी क्षेत्र में, खासकर हावड़ा और कलकत्ता दोनों भाई बहन हैं। तो एक तरफ पुल को पार करके तो कलकत्ता है और उधर जाके तो हावड़ा है। तो शहरों में ये मुद्दा काफी जोर शोर से छाया रहा है। और खासकर ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट था कि दैट इज द एक्ट ऑफ गॉड, तो एक्ट ऑफ गॉड वाली जो उनका जो बयान रहा है, उसको लेकर के कई मतदाताओं के अंदर या आम पब्लिक के अंदर ये थोड़ा सा गुस्सा है कि दैट इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, बिकॉज उसमें घटिया मटेरियल लगा था, उसमें भ्रष्टाचार का एक आप कहें जीता जागता नमूना था जो कोलैप्स हुआ ब्रिज। दूसरा चीज है शारदा और नारदा को लेकर के। तो शारदा और नारदा को लेकर के कितना मतदाताओं के अंदर कितना इम्पैक्ट हुआ है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल इस मुद्दे का, ब्रिज कोलैप्स का मुद्दा, गांव में भले ही मुद्दा न रहा हो, लेकिन शहर में ये मुद्दा बना है। जी, अश्विनी, आपसे जानना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि कमोबेश जो कोलकाता और उससे लगते इलाके हैं उसमें एक शहरी एक फेनोमेना होता है। कैसे आप देख रहे हैं आज के मतदान के मुद्दों को? आपने मतदाताओं से बात की, कौन से मुद्दे थे जो उनको आज खींच कर लाई है? ओम प्रकाश, अगर देखें तो जो विपक्षी दल जिन मुद्दों पर प्रहार करते हैं सत्ता पक्ष पर, वो तो थे ही, साथ बेहद बुनियादी मुद्दे लोगों के सामने थे। बशीरहाट जिस इलाके में मैं हूं, और जहां पे बाई इलेक्शन में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना खाता खोला और खुद ही यहां से श्रमिक भट्टाचार्य, जो कि इस समय निवर्तमान विधायक हैं और इस बार भी प्रत्याशी हैं, स्थितियां यहाँ पर ये हैं कि इस बशीरहाट इलाके में हर मोहल्ले में छोटे छोटे तालाब होते हैं जहाँ पर लोग बुनियादी ज़रूरतों को, बुनियादी दिनचर्या के काम करते हैं। आर्सेनिक की प्रॉब्लम कई आसपास के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए दूसरे इलाकों में भी है। शुद्ध पेयजल की समस्या बेहद गंभीर है। यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि जो अन्य विकास कार्य, बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, इन सब की भी कमी है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये था कि लोगों में असुरक्षा भाव है। बूथ तक जाने के लिए भी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। लोगों में अलग अलग रैलियों के मार्फत अलग अलग अपने जो प्रचार हुए, उसके बाद लोगों में उत्साह भी बढ़ा, एहतियाती कदम हुए, सुरक्षा की व्यवस्था हुआ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले। बावजूद इसके स्थितियां ये थी कि रोजगार की समस्या, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और साथ ही साथ विकास की अपेक्षा, ये प्रमुख मुद्दे थे। ओम प्रकाश। बिल्कुल अश्विनी, आप और आलोक हमारे साथ आप बने रहिए। हम यहाँ पे रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ अब दक्षिण के तमिलनाडु की भी बात करेंगे। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर
किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। डांस में तू नागिन बोला, डांस में मार 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 मसाला। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर ऑड नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश और तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होते ही तमिलनाडु राजनीति का चुनावी रंग चढ़ गया है। डीएमके नेता करुणानिधि 93 साल की उम्र में 13वीं बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता 8वीं बार चुनावी जंग में उतर चुकी हैं। तमिलनाडु में हर चुनाव में भले ही राजनीतिक समीकरण बदलते रहे और नए पुराने चेहरे चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बदला है तो वो है डीएमके और एआईएडीएमके के बीच की आपसी रंजिश, जो राजनीति के अलावा जयललिता और करुणानिधि के बीच आपसी दुश्मनी उनके फिल्मी करियर से ही चली आ रही है। इन दोनों ने आज नामांकन भरे। जयललिता चेन्नई के राधा कृष्णा नगर से प्रत्याशी हैं, तो करुणानिधि तिरुवरूर से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। दो बड़े दिग्गज नेता तमिलनाडु की राजनीति में सालों से सत्ता की म्यूजिकल चेयर जैसी तस्वीर पेश करते हैं। तमिलनाडु में बेतहाशा गर्मी के बीच अब चुनावी माहौल भी गर्माता जा रहा है। दो बड़े दिग्गज नेता करुणानिधि और जयललिता के नामांकन पत्र भरने के बाद अब चुनावी पारा और भी तेजी से बढ़ रहा है। इन दोनों नेताओं के बीच हमेशा से आपसी रंजिश की राजनीति चली आ रही है और दोनों हमेशा से चुनावी मैदान में कभी हम जीते तो कभी तुम हारे की तर्ज पर मुकाबला लड़ते आए हैं। लेकिन इस बार बदली राजनीति और राजनीतिक समीकरण के बीच कोई तीसरा कहीं ये बाजी न मार ले। ये अपनी अपनी धरोहर बचाने के लिए ये दोनों नेता आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या नए दाव खेलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। करुणानिधि 93 साल की उम्र में तमिलनाडु के दिग्गज नेता माने जाते हैं और अपनी 60 साल की राजनीति में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। इन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1957 में लड़ा था और अब 2016 में 13वां चुनाव लड़ेंगे। तिरुवरूर में करुणानिधि 1924 में जन्मे थे और यहाँ पहली बार 2011 में इन्होंने चुनाव लड़ा। इससे पहले वो चेन्नई की चेपुक विधानसभा से चुनाव लड़ते रहे हैं। The fact remains that the two big parties are behind them, and so whether you like it or not, it is all the fight is for the chief minister's chair, and there are only two candidates now, which is one is Jayalalitha and another is Karunanidhi. The people have to choose between them. We have to live with that. दूसरी तरफ जयललिता भी कमोबेश ऐसे ही उतार चढ़ाव से गुजरी हैं। चेन्नई की आरके नगर सीट से चुनाव लड़ रही जयललिता भी 5 बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 8वीं बार विधानसभा के चुनावी मैदान में हैं।
अपनी योजनाओं की बदौलत लोगों के बीच में जगह बना चुकी अम्मा के पास करुणानिधि जैसा इतिहास तो नहीं है, लेकिन जयललिता ने भी अपनी पार्टी की कमान 1989 से संभाल रखी है और 68 की इस उम्र में वो राज्य की राजनीति में कोई नई खिलाड़ी तो कतई नहीं है। तो ये दोनों नए खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इस पे भी नजर होगी कि क्या कोई नया खिलाड़ी, क्या कोई तीसरा कोण बनता है या नहीं। फिलहाल हम यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं तुरंत। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। चौक लगा ले गाना आइटम वाला। मार 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 मार। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट। रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर। शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। चौक लगा ले गाना आइटम वाला। मार 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 मार। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। जनादेश 2016 में एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी हुई टॉप 10 खबरें। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज कई दिग्गजों ने नामांकन किया। डीएम के अध्यक्ष एम करुणानिधि ने तिरुवरुवर, एआईएडीएम के प्रमुख जयललिता ने आरके नगर और पीएम के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने पेन्नागरम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीपीएम के कई कद्दावर नेताओं ने आज नामांकन दाखिल किया। नेता विपक्ष वीएस अच्युतानंदन ने मलमपूझा, पोलित ब्यूरो पी विजयन ने धर्मादम और टीएन सीमा ने तिरुवनंतपुरम की वट्टियूरवाको सीट से नामांकन दाखिल किया। बीडब्ल्यूएफ उम्मीदवार और एमडीएम के महासचिव वाइको ने भी सभी को चौंकाते हुए आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वाइको कोविलपट्टी सीट से उम्मीदवार थे। कांग्रेस ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पुडुचेरी में कांग्रेस 21 और डीएम के 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा कि वह माकपा के वरिष्ठ नेता वीएस अच्युतानंदन की ओर से उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। अच्युतानंदन ने हाल ही में चांडी समेत यूडीएफ के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 136 मामले होने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल में हिंसा की वारदातें चौथे दौर के चुनाव में भी जारी रही। चौथे दौर के चुनाव के दौरान उत्तर दमदम से सीपीएम के उम्मीदवार तन्मय भट्टाचार्य पर कथित रूप से हमला हुआ, जिसमें वह लहूलुहान हो गए। चुनाव आयोग ने साइबराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद को तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आनंद चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। एआईएडीएमके ने तंजावुर जिले की कुंभाकोनम विधानसभा सीट से प्रत्याशी बदल दिया है। पार्टी ने इस सीट से रामा रामनाथन के स्थान पर एस रत्ना को उम्मीदवार बनाया है। तमिलनाडु में अवैध नकदी बरामद होने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में चुनाव आयोग ने चेन्नई के एक फ्लैट से करीब 4.25 करोड़ रुपए से भरे 2 बॉक्स जब्त किए। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। ऐप के जरिए टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली उबर ने तमिलनाडु में निर्वाचन आयोग से हाथ मिलाया है। इसके तहत उबर कैब के चालक लोगों को मतदान की महत्ता के बारे में बताएंगे तथा यात्रियों को 16 मई को मतदान करने को प्रोत्साहित करेंगे। और जनादेश के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम उन तमाम लोगों से जरूर अपील करना चाहेंगे जिनके क्षेत्र में आने वाले वक्त में मतदान है, वो जरूर घरों से निकले और जमकर मतदान करें। फिलहाल दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। जनादेश